जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मिशन 90% सीरीज में, जहाँ पे हम लोग आज जो है इस लेक्चर में इकोनॉमिक्स के जो है वन वर्ड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, वो लेके आया हूँ। पार्ट ए का मतलब कि पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और खास एक चीज बता देता हूँ कि ये हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए भी जो है ये लेक्चर काम में आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस जो है हिंदी में भी यहाँ पे लेके आया हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इसको शेयर करोगे चालू करने से पहले ही, ठीक है। तो लास्ट तक बस वीडियो के बने रहेगा, ताबड़तोड़ पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन पार्ट ए, इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर का कहानी आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स पे डील करता है। मतलब कि क्या, किस पे बात करता है ये? इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। स्टडी अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल इसको बोलते हैं, है ना। इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द इंडिविजुअल। ये किस पे रहता है? टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन पे रहता है। हिंदी वाले जो है आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं ला लिया हूं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो किसका स्टडी करता है वो? इंडिविजुअल का स्टडी करता है ना। पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, ये सब चीजों के बारे में बात करता है ना। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल पॉइंट कौन है पता है? एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक ही नेशनल इनकम से चालू होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स मतलब कि फिजिकल और टेंजेबल, है ना। हम लोग जो है इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे। कहाँ पे बताओ? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल बोलते हैं गुड्स को, ठीक है। वी सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, ऑब्जेक्टिव विच पोजेस अ यूटिलिटी आर कॉल्ड अ गुड्स। तो यूटिलिटी पैदा करता है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करता है? तो इससे क्या होता है पता है? वेल्थ इंक्रीज होता है, वेल्थ बढ़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ऐसे जो है जो मनी कमाने में काम आता है। एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज विच इंक्रीजेस द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच आर यूज्ड इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर। हाउ आर सर्विसेज? हाउ आर सर्विसेज? सर्विसेज आर व्हाट आर सर्विसेज भाई? नॉर्मल मटेरियल, इंटेंजिबल गुड्स विच कैन नॉट बी। ये इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, जो कि टच नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे सेटिस्फाई होता है ह्यूमन वांट्स, है ना। ठीक है, डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं। व्हाट इज राइटिंग द मीनिंग ऑफ अ पर्सन? बाय पर्सन वी मीन द डिसीजन टेकिंग यूनिट। पर्सन मतलब कि डिसीजन टेकिंग यूनिट, ठीक है। हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर ऑफ इकोनॉमिक? बताओ कौन कौन से है? माइक्रो एंड मैक्रो। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द अदर गुड्स एंड गुड्स आर नोन एज रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज कहलाता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक? इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक विलेज होता है, एक टाउन, अपन लोग याद है डिस्कस किए थे, बीच में भी विलेज, सिटी, कंट्री, जहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, है ना। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर बदल चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। What is law of demand? The law of demand state that other thing be remaining सेम, मतलब कि अदर थिंग कांस्टेंट, है ना। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा अगर प्राइस फॉल होगा, और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइस जब राइज होगा। तो ये आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? तो जॉइंटली जो है रिक्वायरमेंट रहती है, तब ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक के साथ दूसरा भी चले जाता है, कि कार के साथ पेट्रोल लगता है और चाय के साथ जो है शक्कर लगता है, चाय पत्ती लगता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। व्हाट इज एन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो इसका मैं फॉर्मूला याद करने बोला था। फॉर्मूला क्या था? तो क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्राइस। तो क्या लिखा है देखो, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लिख देता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सही हो जाता। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड? तो ये रिलेटिवली कब बोला जाएगा भाई? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हाईली इलास्टिक वाला बात कर रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। डज नॉट चेंज, डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। तो चेंज इन प्राइस, प्राइस से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इलास्टिसिटी कितना रहेगा उस समय? जीरो रहेगा, ठीक है। इन इलास्टिक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वांट। डिमांड क्या बोलता है? क्रिएटेड बाय वांट। डिमांड इज क्रिएटेड बाय वांट्स, है ना। और ये क्या बोलता है? डिजायर गिव्स राइजेस टू वांट। तो वांट क्या होता है? वांट के कारण डिमांड बढ़ा है, और वांट क्यों आया? क्योंकि डिजायर है, आपकी चाहत है। गोज ऑन चेंजिंग, ये चेंज बदलते रहता है। वांट्स आर मोर और लेस परमानेंट, ये लेस परमानेंट रहते। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे सर इसमें? तो वही सेम चीज लिखना है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द चेंजेस इन डिमांड
फॉर अ गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ अनदर गुड्स। बस यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड तो ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ प्राइस ऑफ अनदर गुड्स आ जाएगा। देखो एक्स का डिमांड था, लेकिन प्राइस किसका आ गया, वाई का आ गया। व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो जब कोई एक गुड्स के जगह दूसरे गुड्स यूज कर लेते हैं, देखो कमोडिटीज विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है, जब कंज्यूमर क्या करता है, इट रिफर्स टू सिचुएशन अंडर विच अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, अपना वो खर्चा करता है ऑफ अ कमोडिटी इन सच अ वे दैट विच गिव्स ही मस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, है ना, नो टेंडेंसी टू चेंज। तो यहाँ पे इनकम खर्चा करता है, पैसा आ जाता है भाई यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, है ना, और जो है वहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, वहीं पे वो रुकता है, वहां से वो बदलना नहीं चाहता। व्हाट इज द effect of increasing or decreasing in the level of income on the elasticity of demand, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से क्या इफेक्ट आता है, विथ इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, और डिक्रीज होगा तो डिमांड कम होगा। एकदम सिंपल है, पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट, बजट सेट क्या होता है, इक्वेशन बता दो। बजट सेट का एक क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले भी। द बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद द हिज इनकम, जितना भी उसके पास पैसा है ना, उससे वो कितने बंडल ऑफ गुड्स खरीद सकता है, वो उसका बजट सेट होता है। इक्वेशन क्या है, तो P1 इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी होना चाहिए, प्लस सेकेंड गुड्स जो है P2 इंटू क्वांटिटी होना चाहिए, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन वाई, इनकम जो है बराबर हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द बजट लाइन, बजट लाइन क्या होता है भाई, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑल बंडल्स ऑफ अ कंज्यूमर कैन बाय हिज विथ हिज एंटायर इनकम। द बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप, कैसा रहता है, वो नीचे तरफ जाता है ना। इफ कंज्यूमर वांट टू कम कंज्यूम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड्स वन, ही विल गिव द सम अमाउंट ऑफ गिव, तो एक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप लोग को बताया था मैं, है ना, बजट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की कॉम्बिनेशन बताता है विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हर एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व में। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा भाई, तो टोटल द रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर, तो सब टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है, तो मार्केट डिमांड कर्व। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो इलास्टिसिटी, जीरो मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना, इज इन विच अ चेंज ऑफ इन अ प्राइस कॉजेस नो चेंज, क्या बोल रहा है, नो चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड, market demand means the total quantity of a good that its buyer are willing to purchase at a different price over a given period of time। तो इन लोग जितना willing to buy, मतलब समझ में आ रहा है, willing to purchase at a different price, ठीक है, period of time। आगे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफीरियर गुड्स, तो सस्ते गुड्स होते हैं ये इंफीरियर गुड्स, है ना, तो गिवन गुड्स मे बी डिफाइंड दोज गुड्स हु आर प्राइस इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो इन इट्स द डिमांड फॉल विद द फॉल इन प्राइस एंड राइजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस। क्या होता है, जैसे कि इनकम बढ़ता है, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ता है तो हम लोग सस्ते गुड्स खाने छोड़ देते हैं, तो इसमें नेगेटिव क्या रहता है, रिलेशन रहता है, ठीक है, इंफीरियर में रहता है। और नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन रहता है, इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम से होता है। व्हाट डू यू मीन बाई प्राइस इफेक्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, देखो प्राइस कम हो जाता है ना किसी कमोडिटी का, जैसे मैं चावल खाता था उसका प्राइस कम हो गया तो मेरा पैसा बचने लग जाता है, तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, रियल इनकम बढ़ जाता है और उसका डिमांड फिर बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट, है ना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, तो कम से कम, मतलब कि दो गुड्स है हमारे बंडल में तो दोनों गुड्स खाने ही है, कम से कम एक तो खाना ही है दोनों में से, मतलब दोनों का एक एक खाओगे चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीरो नहीं कर सकते हो, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो द कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैव अ मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड्स ऑफ एंड नो लेस द अदर गुड्स एज अ कंपेयर टू अदर बंडल, तो जीरो नहीं होना चाहिए भाई, मतलब कि लेस नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड्स, अभी बताया नॉर्मल गुड्स जो है इनकम के साथ साथ डिमांड भी बढ़ता है, और इनकम कम होता है तो डिमांड भी कम हो जाता है नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स ना इनकम के साथ रिलेट करना आप लोग, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड विद एग्जांपल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं भाई, तो ये जो है ना एक के साथ दूसरे गुड्स भी एक साथ जब रिक्वायर्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंटली यूज होते हैं, जॉइंटली इंक और पेन, कार और पेट्रोल, ये सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल विल अफेक्ट द यूज ऑफ कार, ऑब्वियस सी बात है, अगर पेट्रोल बढ़ गया तो कार लोग कम खरीदना चालू कर देंगे, इलेक्ट्रिक वाली खरीदेंगे, ऐसा ही है। राइट द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भैया, तो ये
क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बताता है और ये क्या बताता है, क्वांटिटेटिव बताता है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये डायरेक्शन बताता है और ये क्वांटिटी बताता है। देखो यहाँ परसेंटेज की बात करता है, 10% 20% बता देगा, यहाँ ऊपर नीचे कितना बढ़ा कितना कम हुआ बस ये बताता है ना। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड अ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी वन एडिशनल से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मार्जिनल TUN-1 राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल। तो टोटल का क्या है, समेशन MU, इसको और सिग्मा MU भी बोलते हैं, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन भैया द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद रखना आप लोग, गोसेन भैया बनाए। व्हाट डज द टोटल यूटिलिटी मीन, द टोटल यूटिलिटी obtained from some different units of consumption is also is known as a total utility। some different मतलब कि पूरा टोटल कर दो, some different अलग अलग कंजम्पशन के, तो टोटल यूटिलिटी। when total utility is maximum कब रहता है, तो मार्जिनल जब जीरो हो जाता है। तो रिलेशनशिप हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन आ गया, रिलेशन चल रहा है किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोनों के बीच में रिलेशन चल रहा है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, तो टोटल प्रोडक्ट मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द फर्म, तो कितना बनाया है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, है ना। फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन और AP इंटू क्यू। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, TP अपॉन क्वांटिटी, है ना। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट क्या है, तो मार्जिनल भैया वन एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस किए किससे, वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक को बढ़ाने से, एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से कितना आउटपुट बढ़ा, ये हमारा क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी नहीं है, DMU नहीं है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे हम लोग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ क्या वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएंगे फिक्स फैक्टर में, मतलब अपना ढाबा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लाते जाएंगे, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा फॉल। तो यही होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आप लोग को बताया क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना, रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट टर्म। ये गलत पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है याद कर लेना, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल इनपुट्स एक एक बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो उसमें हमारा क्या होते जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा पहले, फिर वो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े थे। When does a production function satisfy constant return to scale, बताओ constant return मतलब क्या, proportionate increase कर रहे हो आप वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब कि ऑल इनपुट्स, तो उससे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज भी सेम प्रोपोर्शन में, इनपुट भी और आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट लिखना चाहिए, आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। When does a production function satisfy increasing return to scale, इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब कि आप जैसे जैसे प्रोपोर्शनेट जो है इंक्रीज कर रहे हो इनपुट, लेकिन आउटपुट जो है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो मोर देन प्रोपोर्शन, तो इंक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग कब हो जाएगा भाई, तो जब आप प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कर रहे हो इनपुट लेकिन उससे कम आ रहा है आपका आउटपुट, तो वो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है भाई, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी में जो गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो सब प्रोडक्शन कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है भाई, तो परचेजिंग ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, जो कि रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब चीज़ खरीदने में जो लगता है वो सब वेरिएबल कॉस्ट कहलाते हैं। दिस कॉस्ट वेरी, किसके हिसाब से वेरी होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, मतलब आउटपुट के हिसाब से ये बदलते रहता है। व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, तो एक एडिशन को बनाने के लिए, एक एडिशनल को बनाने के लिए जो जितना भी खर्चा आ रहा है वो सब क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा, है ना। व्हाट इज द टोटल, टोटल कॉस्ट मतलब कि पूरे गुड्स को बनाने में जितना भी, सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, तो क्या हो जाएगा वो टोटल कॉस्ट, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो सब एक्सपेंडिचर टोटल कॉस्ट में कहलाएगा। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बताओ एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो जो कि आउटसाइडर को पेमेंट होता है, ऐसे कुछ कॉस्ट होते हैं जो कि रॉ मटेरियल और ये सब पेमेंट जो है हम लोग आउटसाइडर को करते हैं, तो वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या है, refers to total quantity of a goods produced in a specific period। नहीं बेटा, हाँ ठीक है, टोटल क्वांटिटी जितना बनाया है उतना जो है टोटल प्रोडक्शन कहलाएगा। फॉर्मूला ये रहा आप लोग के सामने। व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्शन, तो भैया वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से कितना इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट को क्या करना है भाई, टीपी को डिवाइड कर देना है, किससे, क्वांटिटी से, तो क्या हो जाएगा बताओ,
एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगा। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, एक इनपुट बढ़ाने से मतलब ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है, ये चीज़ है। तो अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट सेक्शन में, फॉर्म्स एंड मार्केट में। खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम प्राइस? जब डिमांड और सप्लाई ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस निकल जाता है ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम? तो चेंज अगर होगा, कुछ चेंज होगा डिमांड और सप्लाई, तो बहुत कुछ बदलता है दोस्तों। क्या होता है, किसमें इंपैक्ट आता है? इक्विलिब्रियम प्राइस में। भाई कुछ भी डिमांड सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। सम टाइम डिमांड इंक्रीजेस कंपेयर टू सप्लाई एंड सम टाइम सप्लाई इंक्रीजेस, तो एक दूसरे से ये इंक्रीज होते जाते हैं, इसके कारण इक्विलिब्रियम बदलेगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड क्यों हो सकता है? तो कंज्यूमर इनकम के कारण, पॉपुलेशन के कारण, कंज्यूमर प्रेफरेंस के कारण, अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के कारण, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना। तो आप लोगों को याद ही होगा, मैं एक मेमोरी टेक्निक भी बनाया था। चेंज इन सप्लाई, तो चेंज इन सप्लाई क्या होता है भाई? प्राइस रॉ मटेरियल का, वर्कर का वेजेस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का अवेबिलिटी नहीं है, मशीनरी का कॉस्टिंग है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बदल गया, ये सब बदलेगा तो सप्लाई में बदल कॉजेज जो है इसके आ जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है भाई? जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है, ऑल ट्रेडिंग आर सेम टाइप ऑफ गुड्स, मतलब होमोजीनियस गुड्स है, ऑल पार्टिसिपेंट्स एज क्लोज रिलेशन इन लोग के बीच में रहता है, एंड इन ट्रांजेक्शन फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली, मतलब हर कोई अपना अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट भी होता है, याद रखना। व्हाट इज मार्केट प्राइस? तो मार्केट प्राइस इज द प्राइस डिटरमाइन इन द शॉर्ट टर्म बाय द टेम्परेरी इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई में जो अपना शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम आप लोग समझते ही हो, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। दिस प्राइस इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म प्राइस भी बोला जाता है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय नॉर्मल प्राइस? नॉर्मल प्राइस क्या होता है सर? तो नॉर्मल प्राइस इज द प्राइस दैट इज डिटरमाइन इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में जो बनेगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में बनेगा तो नॉर्मल प्राइस हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म में बनेगा तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म प्राइस भी बोला जाता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन अभी हम लोग डिस्कस किए थे ऑलरेडी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट इन द? तो कंप्लीट नॉलेज होने से क्या होता है इम्पैक्ट? तो प्राइस जो है, प्रीवेलिंग प्राइस ड्यू टू होमोजेनिटी, नो सेलर कैन चार्ज अ डिफरेंट प्राइस। तो भाई नॉलेज रहेगा तो प्राइस ज़्यादा आपको कोई टोपी नहीं पहना पाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। व्हाट इज द मीन्ट बाई सप्लाई? सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो भैया बहुत सारे गुड्स बना दो, है ना, और मार्केट में बेच दो, मतलब ला दो। द रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सेलर चाहता है उसको विलिंग टू सेल है ना, कितना प्राइस में और टाइम पे। कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन पढ़ाया था, कम होना, क्या होना? डिक्रीज होना, है ना। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताया आप लोग को कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है दोस्त? तो आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? तो डिमांड और सप्लाई जब बराबर हो जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल्ड प्राइस? तो कंट्रोल्ड प्राइस मतलब क्या होता है? तो सेटिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बिलो द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कम रखेंगे तो उसको कंट्रोल प्राइस कहेंगे। और सपोर्ट प्राइस क्या बोलते हैं? तो अगर कमोडिटी अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम से ऊपर अगर प्राइस मेंटेन रखेंगे, है ना, तो सपोर्ट प्राइस। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर लोग के लिए हम लोग रखते हैं। डिफाइन मोनोपोली, तो एक अगर सेलर है, वन सेलर है ना, ऑफ अ कमोडिटी, तो इसके कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये मोनोपोली कहलाएगा। ओलिगोपोली मतलब कि मोर देन वन सेलर ऑफ मतलब फ्यू सेलर है बट देयर नंबर इज वेरी स्मॉल, मतलब कि कम सेलर है, तो ओलिगोपोली कहलाता है। व्हाट इज मीन बाय डंपिंग? ये क्या है भाई? व्हेन अ मोनोपोलिस्ट सेल देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट एट अ हायर प्राइस एंड कॉस्ट, देखो, है ना, द फॉरेन मार्केट एट अ लोअर देन द कॉस्ट, इट इज कॉल्ड अ डंपिंग। मतलब डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है बताओ? हायर प्राइस में बेचा जा रहा है कॉस्ट से। तो और फॉरेन मार्केट में क्या कर रहे हैं? लोअर प्राइस में बेच रहे हैं, तो डंप कर रहे हैं भाई हमारे ऊपर इन लोग, है ना। व्हाट इज मार्केट इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है भैया? मार्केट इकोनॉमिक्स, अ मार्केट इज डिफाइंड फॉर अ सिंगल कमोडिटी, डिफरेंट कमोडिटीज हैव अ डिफरेंट मार्केट सच एज अ क्लॉथ मार्केट, बेंगल मार्केट। तो मार्केट इन इकोनॉमिक्स अलग अलग मार्केट होता है। राइट एनी टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई? सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भैया? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस, पहला तो प्राइस, है ना, फिर उसके बाद क्या है? प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्शन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल हो गया मान लो, समझ लो, है ना, रॉ मटेरियल, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ विच मार्केट? कौन सा एग्जांपल है भैया?
तो इसका आंसर क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। और मिल्क का क्या हो गया, लोकल मार्केट। व्हाट टाइप्स ऑफ मार्केट डज द ब्रिक मार्केट बिलोंग्स टू? ब्रिक मार्केट्स, ब्रिक्स मतलब कि ईटा का कौन सा रहता है भैया, तो ये लोकल मार्केट रहता है, बहुत दूर ईटा को नहीं ले जा सकते। विच मार्केट इज करेक्ट, कट थ्रॉट मतलब बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो मोनोपोली है यहाँ पे, क्या है, मोनोपोली, है ना। हु प्रपोज द फूड अवेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, तो कौन लाया था भैया, तो अमर्त्य सेन नाम है इनका, है ना। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म प्राइस कॉल्ड, तो इसको शॉर्ट टर्म वाले को मार्केट प्राइस बोलते हैं और लॉन्ग टर्म वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्राइस, है ना। इन मार्केट डिफरेंशिएशन फाउंड, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है, सॉरी, है ना। विट इज व्हाट इज द मार्केट कॉल्ड एंड वेयर देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इज, एक रहता है तो मोनोपोली कहलाता है। इन विच मार्केट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फाउंड, मोनोपोलिस्टिक, और मार्केट में एक ही सेलर रहेगा तो मोनोपोली, और टू एंटर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है तो परफेक्ट कंपटीशन है। हाउ इज द प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन, कैसे निकलेगा भाई, तो डिमांड और सप्लाई से, किससे निकलेगा, डिमांड और सप्लाई से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि पैकेजिंग कलर अलग अलग रहता है, जैसे कैडबरी चॉकलेट पहचान लोगे, मैगी पहचान लोगे, तो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाया जाता। व्हाट इज शॉर्ट टर्म मार्केट, व्हेन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड द मार्केट फॉर दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म मार्केट, तो कुछ लेवल तक ही प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। मिक्स्ड मार्केट, मिक्स्ड मार्केट इज अ मार्केट वेयर ऑल कंज्यूमर आर अवेलेबल एंड बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन वन प्लेस, तो मिक्स मार्केट बहुत सारे कंज्यूमर अलग अलग प्रकार की चीजें एक ही जगह बिक रही है, तो मिक्स मार्केट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिओपोली, तो दो लोग सेलर रहेंगे तो डिओपोली हो जाएगा, है ना। एंड व्हाट इज द मीन बाय लोकल मार्केट, लोकल मार्केट मतलब लिमिटेड स्पेसिफिक रीजन में अगर काम हो रहा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे हो, बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो लिमिटेड मार्केट। व्हाट इज एन अल्ट्रा शॉर्ट market when the supply of a product is limited only to its stock, it is called a ultra short term market and daily market। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। अब बस आप लोगों को ये लेक्चर के बाद पार्ट बी का भी जो है वन शॉट वाला लेक्चर आप लोगों को जो है मॉर्निंग में अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को पूरा का पूरा जो है पार्ट ए और पार्ट बी के वन शॉट मतलब जो छोटे छोटे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मजा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना दोस्तों, और जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।